हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों इन दिनों हम लोग पढ़ रहे थे सोल्यूशन चैप्टर के बारे में बात हो रही थी, जिस पर हम लोगों ने पढ़ा था क्या आपके पास में कि यहाँ पे पढ़ा था राउल्ट का नियम। क्या पढ़ा था? राउल्ट का नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? नियम पढ़ा था, है ना। राउल्ट का नियम पढ़ा था, है ना। राउल्ट का नियम क्या था तो आपको पता ही था कि P1 बराबर क्या था, P1 नॉट इंटू x1 था। फिर यहाँ क्या था, P2 बराबर क्या निकाले थे आप यहाँ से, P2 नॉट और x2 था। और इसके बाद इन दोनों को क्या कर लिए थे, जोड़े थे, तो P बराबर क्या निकल के आया था, P1 प्लस P2। दोनों को रखा था आपने, तो यहाँ से सूत्र निकल के आया था, याद है ना। x बराबर क्या था आपके पास में, x1 प्लस x, सॉरी यहाँ 1 था ना, ये 1 बराबर ऐसे था ना, x1 प्लस x2 बराबर क्या था आपके पास में 1 था। अगर यहाँ से आप इसको ले जाएंगे तो x1 बराबर निकाल सकते थे, x2 बराबर निकालना हो तो निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से x2 बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस x1 हो जाएगा। जहाँ x2 है वहाँ रख देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो P बराबर हो जाता था आपके पास में P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 था, है ना। अब यहाँ जहाँ x2 है वहाँ 1 माइनस x1 रखेंगे, तो यहाँ P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट x1 और प्लस यहाँ x2 के स्थान पर 1 माइनस x1 रखेंगे, तो यहाँ क्या P2 नॉट, है ना। और यहाँ क्या 1 माइनस x1 हो जाएगा। इसमें से क्या करते हैं हम लोग, देख लेते हैं इसको। P इज इक्वल टू क्या होता है, P1 नॉट x1, है ना, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो P2 नॉट हो जाएगा, है ना, और माइनस का P2 नॉट x1 हो जाएगा। इसको और इसको बच्चों आप लोग पास में रखेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, P इज इक्वल टू क्या था आपके पास में, तो यहाँ था आपके पास में क्या, P1 नॉट x1 और माइनस P2 नॉट x2, और यहाँ क्या था, फिर आपके पास में फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपके पास में है ना P2 नॉट हो जाएगा। बात तो समझ पा रहे ना। इसमें कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्या लग सकते हैं, P इज इक्वल टू क्या x1 कॉमन ले सकते हैं। तो जब x1 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, P1 नॉट माइनस P2, है ना, नॉट, और प्लस का क्या, P2 नॉट। बात को समझ पा रहे ना। ये आपके पास में फार्मूला निकल के आया था, किसके लिए, राउल्ट के नियम के लिए, ठीक है ना। अब देखना बच्चों हम लोग बात करते हैं राउल्ट तथा हेनरी के नियम की विशेष स्थितियां। देखना बच्चों राउल्ट का नियम क्या होता है और हेनरी का नियम क्या होता है, दोनों आपको बताया गया था। देखिएगा यहाँ पे आपके पास में नेक्स्ट नंबर हेडिंग होगी, इसको मिटा देते हैं बच्चों, आप लोग लिख लिए होंगे। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर हेडिंग पे चर्चा करते हैं क्या, राउल्ट के नियम की विशेष स्थितियां। राउल्ट तथा हेनरी के नियम की क्या हेडिंग बनाएंगे, राउल्ट तथा हेनरी के नियम की विशेष स्थिति। बात को समझ पा रहे ना। राउल्ट तथा हेनरी के नियम की हम लोग क्या पढ़ेंगे, विशेष स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपके पास में राउल्ट का नियम क्या था आपको पता ही होगा, है ना। राउल्ट का नियम क्या होगा आपको पता होगा। तो यहाँ से देखते हैं बच्चों राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम दोनों देख लेते हैं। तो आपको पहले राउल्ट का नियम पता था क्या, P1 बराबर क्या था, x1, P1 नॉट था, है ना। अगर यही P2 बराबर निकालते तो आपके पास में क्या था, यहाँ से ये कर सकते हैं डायरेक्टली, ऐसे कर सकते हैं ना कि P1 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यहाँ से x1, ये हो जाएगा, राउल्ट का नियम था, है ना। अगर यही देखा जाए तो हेनरी का नियम क्या था कि P इज इक्वल टू क्या था, x था, है ना। तो मतलब ये क्या था, दाब निकालना था कि मोल अंश ये भी है, मोल अंश ये भी है, तो दोनों समानताएं हैं, तो यहाँ प्रोपोर्शनल कर दो भाई, है ना। तो देखो कुल मिला के आपके पास में कहने का सेंस है, राउल्ट का जो नियम था किसी दो या दो से अधिक दाब या एक से अधिक दाब के बारे में चर्चा किया था, जबकि हेनरी का नियम क्या था बताया था, जो आंशिक दाब होता है उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। बात को समझ पा रहे ना। दोनों की सामान्य स्थितियां हैं। अगर हम यहां से बनाए ऐसे ग्राफ एक बनेगा हमारे पास में, है ना, तो यहां से जाता हुआ प्रतीत होगा। बात को समझ पा रहे ना। ये क्या हो जाएगा, वाष्प दाब हो जाएगा, है ना, और यहां से क्या मोल अंश हो जाएगा। अगर बनाएंगे तब बच्चों हम लोग, ठीक है ना। बात को समझ पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं आदर्श एवं अनादर्श विलयन, है ना। आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है, इस पे चर्चा करते हैं इसको मिटाने के बाद, ठीक है। चलिएगा तो चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं हम लोग, फिर बात करते हैं आपके पास में आदर्श एवं अनादर्श। ये देखना बच्चों यहाँ से ये थोड़ा उल्टा ग्राफ हो गया है ना। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये देखना ये शुद्ध विलायक, ये वाला जो है ये क्या लिखेंगे, शुद्ध विलायक का
वाष्प दाब, क्या वाष्प दाब, है ना। और इधर कंडीशन हो जाएगी तो यहाँ से जब करेंगे तो ये वाला हो जाएगा क्या वाष्प, है ना। और इधर क्या हो जाएगा मोल अंश, क्या हो जाएगा वाष्प दाब ये है और ये क्या हो जाएगा मोल अंश हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिए बच्चों अब लोग बात करते हैं आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं, फिर आदर्श विलयन के बारे में हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों क्या होता है आदर्श विलयन, ठीक है ना। चलिएगा देखना बच्चों आदर्श विलयन, पहला हेडिंग बनाएंगे क्या आदर्श विलयन, विलयन, है ना। आदर्श विलयन क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं, है ना। तो लिखेंगे क्या बच्चों, अच्छा एक चीज है ना, आदर्श शब्द से समझ में आ रहा है ना, आदर्श मतलब सारे नियमों का पालन कर, मतलब जैसे आदर्श बच्चा बोलते हैं ना हम लोग कि ये बहुत ही आदर्श लड़का है ना। तो आदर्श का सेंस ये होता है कि कोई भी कमी ना हो, है ना। लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं है, ऐसे हम लोग कल्पना बस कर सकते हैं कि हाँ इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, बाकी अपने अपने तरीके से किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई कमी निकल ही जाती है। वैसे विलयन में भी क्या होता है, तो बोल रहा है कि ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, कैसे सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है तो उसे हम ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, आपके पास में आदर्श विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं आदर्श विलयन कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। क्या करता है बच्चों कि आपके पास में ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है तो ऐसे विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। अब राउल्ट का नियम क्या था आपको पता ही था कि P1 प्रोपोर्शनल क्या था x1 था। बात को समझ पा रहे ना। तो इन्हीं सारे नियमों का पालन करता हो तो ऐसे विलयनों को हम क्या कहते हैं आदर्श विलयन। बच्चों थोड़ा समझना, एक चीज और होती है तथा, है ना, तथा क्या होती है एंथैल्पी का मान, ऊर्जा परिवर्तन एंथैल्पी का मान एंथैल्पी कौन डेल्टा H का मान शून्य हो, कितना हो शून्य हो, मतलब इसके मान में भी कोई परिवर्तन ना हो, तथा इसका आयतन क्या होना चाहिए, आयतन भी, आयतन क्वेश्चन यहाँ डेल्टा भी है ना, आयतन में परिवर्तन भी, यहाँ डेल्टा भी कर सकते हो ना, भी क्या होना चाहिए, भी शून्य हो। अर्थात क्या बच्चों यहाँ से डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल्टा H इज इक्वल टू 0 और फिर क्या होना चाहिए डेल्टा V इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात को समझ पा रहे ना। इन सभी में परिवर्तन क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। बात को समझ पा रहे ना। तो आदर्श विलयन की डेफिनेशन लिखने के लिए आपके पास में एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है कि भाई आदर्श विलयन क्या होता है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताइए। तो बच्चों आदर्श विलयन क्या होता है पता चल रहा है ना, क्या होता है, कह रहा है ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है तो ऐसे विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। बात को समझ पा रहे हो ना। और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए कि विलयन का ना तो एंथैल्पी ऊर्जा एंथैल्पी का मान बदलना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए
आयतन का मान परिवर्तित होना चाहिए। बात को समझ पा रहे ना इतने। अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं बच्चों अनादर्श विलयन। किस पर चर्चा करेंगे? अनादर्श विलयन क्या होता है उस पर बात करते हैं। अनादर्श विलयन क्या होता है अगर बच्चों कोई आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? तो चलिएगा इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग अनादर्श के विलयन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा अनादर्श विलयन है क्या, उस पर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। अगर आपसे यहाँ देखना आदर्श विलयन की डेफिनेशन जैसे थी उसी में थोड़ा सा बदलाव होगा और अनादर्श के बारे में हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। देखिए बच्चों क्या है, कह रहा है कि यहाँ से देखिए अनादर्श विलयन, क्या अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन क्या बोलेंगे? बोलेंगे ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तथा इसकी ऊर्जा परिवर्तन में भी कुछ मतलब ऊर्जा एंथैल्पी में परिवर्तन होगा और आयतन परिवर्तन में भी परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वही तो लिख लेना, नहीं करता है। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं बच्चों? अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। बात को समझ पा रहे हो नहीं बच्चों? अब देखना बच्चों, या तो लिख सकते हैं तथा विलयन के एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है, है ना, अर्थात डेल्टा H डज नॉट इज इक्वल टू 0 तथा एवं आयतन परिवर्तन का मान भी शून्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है? शून्य नहीं होता है। बात को समझ पा रहे हो ना बच्चों? अर्थात क्या, डेल्टा V डज नॉट इज इक्वल टू 0। इन चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं बड़े अच्छे तरीके से आप लोग? तो देखिए बच्चों, अनादर्श विलयन जो होता है वो दो प्रकार के विचलन, तब ये देखना बच्चों, जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो ये विलयन विचलन को दिखाता है। क्या? विचलन को दर्शाता है। तो बच्चों राउल्ट का जो नियम है, जो अनादर्श विलयन है वो दो प्रकार के विचलन को प्रदर्शित करता है। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे, इसको आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। चलिएगा इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखना क्या है। तो जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है भाई, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, अनादर्श विलयन हो जाएगा। अगर बच्चों अनादर्श विलयन हुआ हो तो जाहिर सी बात है, देखना बच्चों, लिखेंगे हम लोग हैशटैग में लिखेंगे अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन क्या होता है कि दो प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्या करता है? दो प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है। नंबर एक जो आता है आपके पास में, धनात्मक विचलन,
है ना। और नंबर 2 आता है जो आपके पास में, वो क्या होता है, ऋणात्मक विचलन। कौन सा विचलन, ऋणात्मक विचलन, है ना। अच्छा देखना बच्चों, जब ये क्या हो जाएगा, ये राउल्ट का नियम जो है, जब विलेन को, ये आदर्श विलेन तब कहलाए जब राउल्ट का नियम का पालन करता है, और जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो उसे हम कहेंगे अनादर्श विलेन। अच्छा बच्चों, अनादर्श जो होता है वो 2 प्रकार के विचलन को दर्शाता है। कौन कौन सा, धनात्मक विचलन दर्शाता है और दूसरा कौन सा, ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं धनात्मक विचलन क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे ऋणात्मक विचलन क्या होता है। बात को समझ पा रहे ना। चलिएगा इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसको मिटाते हैं, क्या है कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। तो देखते हैं बच्चों आपके पास में क्या होता है ना। तो देखना बच्चों, हेडिंग बनाएंगे हम लोग, क्या, धनात्मक विचलन, है ना। देखिएगा यहाँ से क्या है, धनात्मक विचलन, क्या बनाएंगे, धनात्मक विचलन, क्या, विचलन। धनात्मक विचलन क्या होता है बच्चों, तो देखना बच्चों आपके पास में जो राउल्ट के, ऐसा विलेन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो उसे हम अनादर्श विलेन कहते हैं। बच्चों राउल्ट का नियम का अनादर्श विलेन हो रहा है, मतलब पालन नहीं कर रहा राउल्ट के नियम का, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे विलेन का वाष्पदाब या तो राउल्ट के वाष्पदाब से कम होगा और या तो अधिक होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ऐसा विलेन जिसका वाष्पदाब राउल्ट के वाष्पदाब से कम होता है तो ऐसा विलयन धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। क्या करेगा, धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। क्या करेगा, धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। बच्चों देखना, जैसे ऐसे कंडीशन है आपके पास में, यहाँ से ये है और ये मिला, है ना। मान लेते हैं यहाँ कंडीशन ये है, तो ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये वाला कहाँ जाएगा, ये साइड में इधर चला आया, है ना। तो ये जो होगा ये थोड़ा सा ऊपर कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से देखो ऐसे जाएगा, यहाँ से ये वाला ऐसे हुआ, तो ये वाला जो होगा बच्चों इस प्रकार से ऐसे जाएगा ये। तो देखना बच्चों ये जो हो रहा है, ये देखना, ये धनात्मक विचलन दिखा रहा है, ये भी धनात्मक विचलन दिखा रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, धनात्मक विचलन को दिखा रहा है। तो यहाँ से मान लेते हैं इसको क्या है, P2 है, ये वाला P1 है ना। ये क्या हो जाएगा, मोल अंश हो जाएगा, है ना, अंश हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, वाष्प दाब हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब या विचलन, है ना, या कहेंगे अधिक वाष्प दाब। बात को समझ पा रहे ना। तो देखिए बच्चों यहाँ से सब का सब ये धनात्मक विचलन दिखा रहा है कि नहीं, दिखना है। यहाँ से ये कंडीशन है, ये मेन है, तो दिखना है यहाँ से ये वाला। बात को समझ पा रहे ना। तो ये चीजें हैं क्या, ये धनात्मक विचलन का ग्राफ है बच्चों, है ना। क्या है, अनादर्श विलयन के धनात्मक विचलन का ग्राफ। बात को समझ पा रहे ना। चलिए बच्चों अब हम लोग चर्चा करते हैं किस पे, ऋणात्मक विचलन क्या होता है। बात को समझ पा रहे ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं। इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों। देखिएगा यहाँ से, ये यहाँ से मेन पॉइंट, अच्छा इसको मान सकते हैं क्या, ये x1 बराबर 0 हो सकता है, तो ये x1 बराबर कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। यहाँ सॉरी x2 बराबर 1 हो सकता है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 बराबर अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ से x1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये है क्या, मोल अंश है। बात को समझ पा रहे ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं फिर, और हम लोग चर्चा करते हैं किस पे, ऋणात्मक विचलन क्या होता है ना, अनादर्श का ऋणात्मक विचलन क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग इसको साफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखना आपके पास में क्या है, ऋणात्मक विचलन, है ना। क्या है, राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन, यानी क्या, अनादर्श विलयन का ऋणात्मक विचलन क्या होता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों क्या, यहाँ से लिखेंगे ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। तो देखते हैं बच्चों ऋणात्मक विचलन है क्या। तो लिखेंगे कि ऐसा विलयन, क्या लिखेंगे, ऐसा
ऐसा विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के वाष्प दाब से अधिक होता है, राउल्ट के वाष्प दाब से अधिक होता है, तो अधिक ना हो करके क्या होता है, कम होता है, अधिक हो जाएगा धनात्मक से कम होता है, तो ऐसा विलयन ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है ना। तो ऐसा विलयन क्या होता है, ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। अगर बच्चों इसका ग्राफ देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे टाइप का यहाँ है, ये वाला थोड़ा सा ऊपर कर लो ऐसे, है ना, और ये वाला क्या करो, थोड़ा सा नीचे ही रखो ऐसे, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ मिल जाएगा, है ना। इसको बोल देते हैं क्या आपके पास में बच्चों, P2 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं क्या आपके पास में P1 बोल देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास में मोल अंश हो जाएगा, है ना। ये आपके पास में वाष्प दाब ही होगा, क्या हो जाएगा, वाष्प दाब, है ना। और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में, ये विलयन का क्या हो जाएगा, कम दाब, है ना, कम वाष्प दाब, है ना। तभी तो ये ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। तो ऋणात्मक विचलन दिखाने के लिए बच्चों ऐसे नीचे से जाएगा ग्राफ, है ना, इसके भी नीचे से जाएगा और इसके भी नीचे से जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ से x1 बराबर 1 हो जाएगा, x2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से x2 बराबर 0 हो जाएगा, और x2 बराबर 1 हो जाएगा, x1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे ना। ये तो था आपके पास में राउल्ट के नियम, और उसके बाद फिर क्या, उसके हेनरी तथा राउल्ट के नियम में क्या हम लोग पढ़े थे, समानता पढ़े थे, फिर धनात्मक विचलन पढ़ा, फिर हम लोगों ने ऋणात्मक विचलन पढ़ा, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के ये सारे के सारे पार्ट होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चलिए, हेडिंग है आपके पास में क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म। क्या है, अणुसंख्य, क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म। क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में, गुणधर्म तथा आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान के बारे में, आणविक द्रव्यमान की गणना, है ना, हेडिंग है आपके पास में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखना बच्चों, अणुसंख्य गुणधर्म तथा आणविक द्रव्यमान के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखना यहाँ से कुछ 4 पॉइंट बोला गया है कि अणुसंख्य गुणधर्म तथा आणविक द्रव्यमान निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न तरीके से निकालते हैं। नंबर 1 आपके पास में है विलायक का हिमांक में अवनमन। क्या, हिमांक में अवनमन। दूसरा रहेगा आपके पास में विलायक के वाष्प दाब में, है ना, उन्नयन, है ना। फिर एक आपके पास में रहेगा तीसरा, क्वथनांक में उन्नयन। क्या रहेगा, क्वथनांक में उन्नयन। क्या रहेगा, उन्नयन, है ना। फिर आपके पास में रहेगा चौथा जो है विलयन का परासरण दाब। क्या रहेगा, विलयन का परासरण दाब। क्या रहेगा, विलयन का परासरण दाब। ये देखना बच्चों, ये जो चारों अणुसंख्य गुणधर्म है, तो ये क्या होता है बच्चों, तो बोला जाएगा यह विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक
विलेय तथा, देखना बच्चों यह ऊपर जो सभी ये सभी मान है ना विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलेय कणों की प्रकृति पर। विलेय कणों की प्रकृति पर मतलब जो बच्चों ये सारे के सारे हैं इसके प्रकृति पे निर्भर नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा निर्भर, आपके पास विलेय और विलायक कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ये क्या अणुसंख्य गुणधर्म ज्ञात करने के लिए है ना। तो इन सब हम लोग एक एक हेडिंग के बारे में चारों एक एक करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है यह आपके पास में विलायक के मान में अनुवन वगैरह ये सब सारी की सारी चीज़ें होती क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। बात को समझ पा रहे ना। तो चलिएगा इसको मिटाते हैं, फिर नंबर 1 हेडिंग हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है ना, चलिएगा देखते हैं। चलिएगा बच्चों, और हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग बनाते हैं। यहाँ बच्चों दिया है ना, ये तो वाष्प दाब का उन्नयन नहीं बल्कि विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा। क्या होगा, आपेक्षिक अवनमन। बात को समझ पा रहे ना। चलिएगा अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं और यही पहले हेडिंग बनाए, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हेडिंग बनाते हैं। ठीक है ना, क्या बनाएंगे हेडिंग, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। चलिएगा नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है ना, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। चलिए देखते हैं, हेडिंग बनाएंगे, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या होता है, विलायक के बाद शुद्ध वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, है ना। चलिए बच्चों देखना यहाँ से, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बात करते हैं कि किसी, देखना बच्चों राउल्ट ने एक नियम दिया था, राउल्ट ने बहुत पहले ही बताया था क्या, कि किसी विलयन का वाष्प दाब, ये विलयन या विलायक का है ना, का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के, क्या शुद्ध विलायक के या विलयन के है ना, विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो यहीं से आपने राउल्ट के नियम से एक सूत्र निकाला था, क्या यहाँ से निकाला था आप लोगों ने, क्या कि डेल्टा पी या पी बराबर ना, क्या निकाला था, P1 बराबर क्या, x1 इंटू P1 नॉट। बात को समझ पा रहे ना। और यहाँ से निकाला था क्या, P2 बराबर क्या, x2 इंटू P2 यहाँ से क्या नॉट। ये निकाला था या नहीं बच्चों आपने, हाँ उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। इसको समीकरण 1 बनाया था आपने, इसको समीकरण 2 बनाया था। अगर यहाँ देखा जाए बच्चों, आपके पास में ये चीज़ें सारी की सारी दी हैं, तो आप लिख सकते हैं क्या, इसको इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, है ना। अगर यहाँ से P1 की वैल्यू रखी जाए तो यहाँ देखो, यहाँ डेल्टा P1 बराबर आप लिख सकते थे क्या, यहाँ से लिख सकते हैं P1 नॉट, और यहाँ क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे आप क्या, 1 माइनस x2, यही लिखा था ना, याद है ना। अगर यहाँ से बच्चों हम लोग क्या इसको ना के बराबर माने, तो यहाँ x2 1 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P1 इज इक्वल टू क्या, यहाँ से लिख सकते हैं अपान में हो जाएगा P1 नॉट और यहाँ हो जाएगा x2,
है ना। ये चीज समझ में आ रही ना। समीकरण इसको क्या बनेगा 3। इसके लिए हम नोट पॉइंट में क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें डाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि यहाँ विलयनों का मूल अंश के समानुपाती होता है। क्या लिख सकते हैं, किसी भिन्न भिन्न विलेय का वाष्प दाब, है ना। क्या लिख सकते हैं, देखिएगा लिख सकते हैं हम, किसी भिन्न भिन्न विलेय का वाष्प दाब जो होता है वो क्या होता है, विलेय का वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन लिखेंगे क्या, कि किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है ना, अवनमन विलेय के मूल अंश के समानुपाती होता है। बात को समझ पा रहे हैं ना, क्या होता है, समानुपाती होता है। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एक सूत्र आपके पास में निकल के आ जाएगा, है ना। चलिएगा इसको देखते हैं, यहाँ से x2 है ना, तो ये देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ से बच्चों देखिएगा, इसको मिटा देना पहले। इस समानुपाती का सेंस क्या होता है इसको समझते हैं ना। तो यहाँ से ये कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, देखिएगा P प्रोपोर्शनल x2, क्या लिख सकते हैं, P प्रोपोर्शनल x2 लिख सकते हैं ना। चलिएगा देखते हैं यहाँ से बच्चों। अच्छा यहाँ से लिख सकते हैं समानुपाती इसी के ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखो डेल्टा P है ना, डेल्टा P1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग क्या, डेल्टा P1 माइनस डेल्टा, देखो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा P1 नॉट माइनस P1 अपान डेल्टा P1 नॉट, यहाँ कर सकते हैं बराबर लिख सकते हैं x2 आपके पास में। x2 बराबर सूत्र क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो बच्चों, अगर यहाँ से इसको बनाए हम तो डेल्टा P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट कर सकते हैं, यहाँ से बराबर इसको लिख सकते हैं क्या, N1 अपान N1 प्लस N2 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ मान कर दें, नीचे जो आपके पास में है इसका मान क्या कर दें, N2 का मान लगभग छोटा, मतलब सबसे छोटा करने पे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा ये चीज़ देखते हैं हम लोग। तो आपके पास में हो जाएगा डेल्टा P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा W1 अपान, सब बात को समझ, W1 इंटू M1 अपान W2 इंटू क्या हो जाएगा M2। बात को समझ पा रहे हैं ना। जहाँ ये आपके पास में समझ ही रहे होंगे क्या कंडीशन आपके पास में बन के आई है, इन सब के बारे में आप लोग बड़े अच्छे तरीके से ही क्या कर रहे होंगे, जान रहे हो। यहाँ पर जो W1 W2 हो जाएगा, यहाँ सॉरी थोड़ा सा एरर हो गया, W2 है ना, M1 अपान M2 ऐसे करेंगे ना, देखो यहाँ से M1 अपान M2 है ना, सॉरी M1 अपान W1 अपान M2 अपान W2 ऐसे करते हैं ना। तो ये अंदर अंदर का गुणा बाहर का, तो ये बाहर जाएगा तो ये W2 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। यही आपका क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वाला सूत्र है। बात को समझ पा रहे हैं ना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही काम की चीजें हैं, ठीक है ना। चलिएगा तो इसको लिख लीजिए, फिर इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए तो चलिएगा बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। यहाँ देखना बच्चों, अगर आपके पास में पूछे जहाँ, थोड़ा सा देखना यहाँ से, यहाँ लिखेंगे क्या, जहाँ, देखिए थोड़ा सा ये सूत्र में जहाँ क्या है, जहाँ आपके पास में क्या है, जहाँ क्या है W2 एवं W1 है ना, क्या हो जाएगा, विलेय अथवा विलायक का भार, विलेय अथवा विलायक का भार होगा, विलायक का भार और यहाँ आपके पास में क्या हो जाएगा, M2 एवं M1 क्या हो जाएगा, विलेय का भार, विलेय अथवा विलायक का मोलर द्रव्यमान, क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान है ना, ये आपके पास में हो जाएगा। बात को समझना। अब चलिएगा नेक्स्ट नंबर हेडिंग हम लोग बनाते हैं
क्या, क्वथनांक में उन्नयन। क्या बनाएंगे, क्वथनांक में उन्नयन। चलिएगा क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन। हेडिंग क्या है, क्वथनांक में, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या बोले, किसी तनु विलयन में, क्या, किसी तनु विलयन में, तनु विलयन में, किसी तनु विलयन में, है ना, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलेय के मोललता या मोलल सांद्रता, या क्या लिखेंगे, या मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। बात को समझ पा रहे हैं ना, अर्थात डेल्टा टीबी बराबर डीवी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ईएम हो जाएगा। यहाँ से प्रोपोर्शनल हटेगा बच्चों, कांस्टेंट आएगा, डेल्टा टीबी बराबर क्या, केबी इंटू एम। यहाँ देखना बच्चों एम क्या है, मोलल या मोललता है, टू क्या हो जाएगा, यहाँ एम बराबर होता है W2 इंटू M2 अपान W1 इंटू में क्या हो जाएगा 1000। बच्चों यहाँ जो इंटू लगा रहे हैं यहाँ सब जगह क्या है, ऑब्लिक है ना। देखना बच्चों यहाँ से ये आपके पास में क्या हो जाएगा, तब निकल के सामने आएगा। देखिए अंदर का गुणा करेंगे बाहर का, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए ये थोड़ा सा यम बराबर आपके पास में ये चीज़ निकल के आएगी ना, W2 इंटू अपान के क्या M2, अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा आपके पास में W1 अपान का क्या 1000 हो जाएगा। अब बच्चों अंदर का गुणा बाहर वाला सबसे ऊपर हो जाएगा, तो M बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में W2 इंटू 1000 पूरे का बटा M2 इंटू में क्या हो जाएगा W1। अब देखो बच्चों यम का मान यही रख देते हैं। अगर इसको समीकरण 1 बना लें और इसको समीकरण 2, तो क्या लिखेंगे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए बच्चों देखते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आता है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिख लिए होंगे। मिटाते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या आपके पास में बाय वन एंड सेकेंड से देखिएगा, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिएगा क्या है, यहाँ से हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर आपके पास में क्या केबी इंटू में एम के स्थान पे क्या रखेंगे W2 इंटू 1000 अब पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा आपके पास में M2 इंटू W1 हो जाएगा ना बच्चों। अब देखो यहाँ से अगर यहाँ से M2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो इसका गुणा इसमें भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा M2 बराबर आपके पास में हो जाएगा KB है ना, क्या हो जाएगा KB इंटू में हो जाएगा W2 इंटू में क्या हो जाएगा 1000 है ना, पूरे का बट्टा कितना हो जाएगा, ये वाला भाग में जा रहा है W1 है ना, इंटू में क्या हो जाएगा डेल्टा TB। ये बात को समझ पा रहे ना। ये आपके पास में क्या है मोलरता को गया, हाँ जहाँ M2 बराबर, जहाँ M2 बराबर मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। बात को समझ पा रहे हैं ना। ये आपके पास में क्या है क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने के लिए सूत्र है। एक सूत्र यहाँ था है ना, और एक सूत्र कहाँ है यहाँ है। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है बच्चों। इनको आप लोग क्या करिएगा बड़ी गहराई में देखिएगा इसको और याद जरूर रखिएगा। इससे एग्जाम्पल के सवालें बहुत ही आसानी से सॉल्व होते हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। इस पर एक सवाल पूछी जाती है। बात को समझ पा रहे ना।
अब हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिख लिए होंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, को बात करना है परासरण दाब। क्या? परासरण। पहले बात करेंगे क्या? परासरण, है ना। उसके बाद फिर बात करेंगे बच्चों परासरण दाब। तो देखना बच्चों हम लोग क्या परासरण क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों देखना क्या कहते हैं कि जब अर्धपारगम्य झिल्ली से पारगम्य झिल्ली से विलायक के कण तो पार कर जाते हैं, परंतु विलेय के कण पार नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? इसमें क्या होता है, विलेय के कण क्या होते हैं, पार हो जाते हैं, सॉरी विलायक के कण पार हो जाते हैं परंतु विलेय के कण पार नहीं हो पाते हैं, तो उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और ये जो घटना है ये क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। बात को समझ पा रहे ना। जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली में जैसे क्या होता है, सुअर की खाल जो होती है, अंडे के चमड़े जो सफेद वाले होते हैं, पीपल का जो पत्ता होता है, जब कभी देखेंगे आप लोग तो सूख करके नीचे गिर जाता है तो उसमें क्या छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं ना, तो क्या कहलाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है। और परासरण क्या कहता है कि जब अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कण तो पार कर जाते हैं परंतु विलेय के कण पार नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं नहीं बच्चों? तो चलिएगा हम लोग इसको मिटाते हैं फिर आगे देखते हैं परासरण दाब क्या होता है। देखिए बच्चों इसको मिटाते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है अब परासरण दाब? तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ लिखेंगे परासरण दाब। हेडिंग क्या बनाएंगे? परासरण। क्या लिखेंगे? परासरण दाब। बात को समझ पा रहे ना। तो बच्चों परासरण दाब क्या होता है तो इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो लिखेंगे क्या कि परासरण की घटना को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है तो उसे हम परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। बात को समझ पा रहे हो ना बच्चों? क्या कह रहे हैं कि परासरण की घटना को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। एक होता है बच्चों समपरासरी विलयन। क्या होता है? समपरासरी विलयन। थोड़ा सा देख लीजिएगा, समपरासरी विलयन। तो क्या लिखेंगे कि जब दो विलयनों के, क्या लिखेंगे बच्चों? जब दो विलयनों के परासरण समान होता है तो ऐसे विलयन को हम
को हम समपराशरी कहते हैं। क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों? चलिएगा अब देखिएगा समपराशरी विलयन क्या होता है तो पता चला ना, दो विलयनों के परासरण दाब क्या होता है। दो या दो से अधिक भी लिख सकते हैं। दो या दो से अधिक विलयनों के परासरण समान होते हैं तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना? चलिए बच्चों अब इसको हम मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? चलिएगा चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं। बच्चों एक चीज ध्यान देना, परासरण जो होता है, परासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? पाई से। थोड़ा सा देखिएगा, परासरण दाब ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या निकल के आएगा। तो कह रहा है कि आपके पास में यहां से देखिएगा क्या कह रहा है कि परासरण दाब है ना, आपके पास में क्या लिखेंगे? परासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। देखना बच्चों बोला गया कि सामान्य ताप पर ऐसे लिखेंगे परासरण दाब, परासरण सूत्र निकालने के लिए सब कर रहे हैं बच्चों। परासरण दाब सामान्य ताप पर ना बच्चों, ताप T पर, क्या कैपिटल T पर है ना, उसके यानी विलयन के सांद्रता या बच्चों इसी को बोलते हैं क्या? मोलरता है ना, मोलरता या मोललता कहते हैं। सांद्रता मोलरता C के, यहाँ मोललता करिएगा, C के समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों? समानुपाती होता है। कहने का समझ मतलब बच्चों देखो बोला है पाई प्रोपोर्शनल होता है T इंटू का क्या? C, और यहाँ से T प्रोपोर्शनल हटेगा, इक्वल का सिंबल आएगा, यहाँ से आएगा CR, क्या कांस्टेंट आएगा? R, पाई बराबर CRT। और यहाँ से अगर देखा जाए बच्चों तो आप जानते हैं C बराबर क्या होता है? N2/V। तो अगर देखा जाए बच्चों यहाँ से तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? पाई बराबर क्या लिख सकते हैं? N2/V, और यहाँ क्वेश्चन में R इंटू टी। बात को समझ पा रहे ना? इसका गुणा इसमें करेंगे, पाई B बराबर N2 और इंटू में R इंटू टी होता है। एक फार्मूला तो ये हुआ बच्चों, एक फार्मूला आपके पास में ये था। अब देखना बच्चों यहाँ से N2 बराबर आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? N2 बराबर क्या जानते हैं? देखना यहाँ से N2 बराबर आपके पास होता है W/2/m, भार बटा अणुभार। अगर यहाँ रखेंगे तो क्या आपके पास में हो जाएगा बच्चों? इधर दिख रहा है नहीं आप लोगों को? तो उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा? पाई V बराबर यहाँ हो जाएगा N2 W2/m, W2/m2 और क्वेश्चन इंटू में क्या? RT। अगर यहाँ से m की वैल्यू निकाले बच्चों तो ये उधर चले भाग में चला जाएगा, m बराबर आपके m2 बराबर हो जाएगा W2 इंटू RT और बट्टे का कितना? पाई इंटू V। बात को समझ पा रहे हैं? ये सांद्रता और मोलरता ज्ञात करने के लिए भी सूत्र होता है। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? ये किसके लिए था? परासरण दाब ज्ञात करने के लिए सूत्र था, या परासरण को ज्ञात करने के लिए सूत्र था। जहां आपके पास में C क्या है? मोलर सांद्रता है, और यहां से R क्या है? स्थिरांक है, ठीक है ना। इसका मान कितना होता है? 0.083। बात को समझ पा रहे ना? यही मान हम लोग क्या करते हैं? यहाँ रख देते हैं। चलिएगा अब हम लोग इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट नंबर आपकी हेडिंग बनाते हैं क्या? प्रतिलोम परासरण दाब। क्या? प्रतिलोम। अब देखिए बच्चों यहाँ से प्रतिलोम परासरण क्या होता है? प्रतिलोम परासरण प्रतिलोम परासरण जो होता है परासरण दाब के उल्टा होता है। कहने का सेंस इसको देखिए बच्चों आप लोग लिख लिए होंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं? इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा प्रतिलोम परासरण है ना, क्या लिखेंगे? हेडिंग बनाएंगे प्रतिलोम परासरण। बात को समझ पा रहे हैं ना? देखिएगा प्रतिलोम परासरण क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। क्या होता है प्रतिलोम परासरण? तो लिखेंगे क्या? प्रतिलोम है ना, लोम परासरण।
क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे प्रतिलोम परासरण तो क्या लिखेंगे कि जब अर्ध पारेगम झिल्ली से विलायक के कण पार नहीं होते हैं, बस जबकि उसमें होते थे, पार नहीं होते हैं, पार नहीं होते हैं, परंतु विलेय के कण पार कर जाते हैं, तो ऐसे परासरण को हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना क्या, कि जब अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के कण पार नहीं होते हैं परंतु विलेय के कण पार कर जाते हैं, तो ऐसे परासरण को हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। बात को समझ पा रहे ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर आगे नेक्स्ट नंबर हेडिंग पर बात करते हैं। चलिए बच्चों, इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग डालते हैं हेडिंग असामान्य मोलर द्रव्यमान। क्या हेडिंग बनाते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान। बच्चों, असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो आपके पास में एक, देखिए यहाँ हेडिंग बनाएंगे, असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो देखना बच्चों, एक आपके पास में वैज्ञानिक थे, क्या थे? वैज्ञानिक थे। सन 1880 ईस्वी में, है ना, सन 1880 ईस्वी में वियोजन अथवा संयोजन के निर्धारण के लिए एक गुणक प्रस्तुत किया जिसे हम क्या कहते हैं? वांट हाफ गुणांक कहते हैं। सन 1818 ईस्वी में कौन किया था बच्चों? तो वांट हाफ नाम वैज्ञानिक ने वांट हाफ, वियोजन और संयोजन, है ना, हम उसे वांट हाफ गुणांक कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों? तो ये आपके पास में क्या था? सन 1880 ईस्वी में वांट हाफ वैज्ञानिक थे। वांट हाफ ने वियोजन अथवा संयोजन के निर्धारण के लिए एक गुणक प्रस्तुत किया जिसे हम क्या कहते हैं? वांट हाफ गुणांक कहते हैं। बात को समझ ना। वांट हाफ गुणांक को I से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों देखना, I बराबर एक सूत्र होता है, देखना I बराबर क्या होता है? असामान्य सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य क्या? सामान्य मोलर मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान। बात को समझ पा रहे हैं नहीं बच्चों? तो ये आपके पास में सूत्र था, है ना। एक होता है प्रेक्षित अणुसंख गुणधर्म। क्या होता है एक देख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से देखिएगा क्या होता है, इसी के जस्ट वांट हाफ गुणांक ज्ञात करने के लिए एक सूत्र और होता है। क्या होता है देख लीजिए, वांट हाफ गुणांक I बराबर होता है प्रेक्षित
अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्या गुणधर्म बटे परिकलित अणु संख्या गुणधर्म। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो ये आपके पास में आई वांट आप गुणांक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। बात को समझ पा रहे हैं नहीं? तो देखिए बच्चों, इस हिसाब से आप लोग इस रीडिंग के पढ़ने के पश्चात आपका जो विलेन चैप्टर है वो पूर्ण रूप से समाप्त होता है। बच्चों, आप लोग जो वीडियो नहीं देखे हैं उनको प्लेलिस्ट में जा करके और वीडियो को देख लीजिएगा। अगर जो भी समस्याएं होती हैं उसमें आप हमें कमेंट करिएगा कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ें हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। बात को समझ पा रहे ना? चलिएगा, तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे।